हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सही होंगे। आज मेरा नेक्स्ट वीडियो है, जो वीडियो पहले वाले वीडियो से ही संबंधित है। ठीक है, तो मेरी टॉपिक जो थी वह ये था कि गणना करके निष्कर्ष तक पहुँचना। अच्छा, ये किस टॉपिक के अंतर्गत है? ये है कि अलग अलग आयु में अलग अलग विद्यार्थी क्यों सफल होते हैं, यानी समांतर विद्यार्थी की सफल होने की जो आयु होती है वो अलग अलग क्यों होती है। इसका अर्थ ये है कि कोई विद्यार्थी 5 वर्ष में सफल होता है तो कोई 10 वर्ष में, कोई 12 वर्ष में। इसी चीज़ को लेकर आज मुझे विश्लेषण करना है। इसको विश्लेषण करने से पहले एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो देखिए, टॉपिक मेरी चल रही है प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित रणनीति। तो इसके संदर्भ में पहला मैं ये आपको बताया था, आप सिविल में क्यों जाना चाहते हो, परीक्षा के चरण एवं उससे संबंधित चरण, इसके बारे में मैंने बताया था। फिर तीसरा चरण ये है कि अलग अलग आयु में सफलता का प्रतिशत अलग अलग क्यों होता है, इसके संदर्भ में चर्चा हो रही है। चौथा जो चरण है वह ये है कि समान अध्ययन के विषयों को लेकर समझ कैसी होनी चाहिए। समान अध्ययन के विषयों को लेकर समझ कैसी होनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करना बाकी है। तो फिर यहाँ तीसरे चरण में जो चर्चा हो रही थी, अलग अलग आयु में सफलता का प्रतिशत अलग अलग क्यों होता है, तो इसमें भी तैयारी करने की प्रारंभिक आयु के संदर्भ में ये चर्चा हो चुका था। समझ विकसित करना, समझ विकसित करना किससे संबंधित, ज़्यादातर समझ विकसित करने के संदर्भ में जो चर्चा उस दिन हुई थी वह चर्चा हुई थी पर्यावरण से संबंधित, शिक्षा का पर्यावरण से संबंधित चर्चा हुई थी। और तीसरा जो टॉपिक आज हमको पढ़ाना है वो तीसरा टॉपिक ये है कि गणना करके निष्कर्ष तक पहुंचना। गणना करके निष्कर्ष तक पहुंचना, निष्कर्ष क्या है? फिर वही चीज़ कि आखिर में समांतर विद्यार्थी को तैयारी करने में अलग अलग समय क्यों लगता है, उसी के बारे में आज डिटेल से चर्चा करनी है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, तब ये चीज़ें आपको समझ में आएगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ भी लिखा है प्रतिदिन पढ़ाई कितना होना चाहिए। जब कोई समांतर विद्यार्थी किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहते हैं तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर में इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए हमको प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना होगा और लगभग इसमें कितना समय लगेगा। ये उसका पहला क्वेश्चन होता है। लेकिन सवाल ये होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा कौन, इस आंसर का क्वेश्चन बताएगा क्यों। और फिर हम अगर इतना घंटा बता भी देते हैं तो क्या हम उस मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बताने से तो काम नहीं चलता है कि आप इसकी तैयारी करने के लिए 16 घंटा पढ़िए या इसकी तैयारी करने के लिए आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, इससे काम नहीं चलता है। काम इससे चलता है कि आपको उसके दौरान जो आने वाली चुनौतियां हैं उसको भी जानना है। आपके अंदर तो लेबर करने की क्षमता है, लेकिन उस दौरान जो चुनौतियां आती हैं उसका सामना कैसे करना पड़ेगा, कैसे उसका सामना आप करोगे भाई। तो इसके लिए आज आपको मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। देखिए, पहला चीज़ आपको ये ध्यान देना होगा कि सफलता के लिए सिलेबस एवं समय का अनुपात, यानी कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी करना चाहते हो उसका सिलेबस क्या है, उसका सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में लगभग हम कितना पाठ्यक्रम तैयार कर लेंगे कि जिससे कि हम उस परीक्षा को क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि जीएस और जीके, ये प्रश्न तो एसएससी के भी लेवल में आते हैं, बैंक के भी लेवल में आते हैं, पीसीएस के भी लेवल में आते हैं, आईएएस के भी लेवल में आते हैं। लेकिन कितना मापदंड होना चाहिए, किस एग्ज़ाम में कितना और कैसे पढ़ना चाहिए, ये आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए। तो जो मैं अनुभव किया हूँ अपने लाइफ में अब तक, उसी अनुभवों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम को दे रहे हो तो पीसीएस एग्ज़ाम में मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 चरणों को आपको पास करना है। और इसे 2 चरणों में आपको कितना समय लगेगा उस पर यहाँ पे चर्चा होगी। इंटरव्यू के बारे में हमने इसके पहले आपको बता दिया था। अगर आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, इसके पहले मैंने
वीडियो वाले में बताया उसके बारे में। अब देखिए, जैसे प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो जीएस और सीसेट, जीएस और सीसेट का मतलब, तो जीएस के बारे में मैंने बता दिया था कि जीएस में कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, और सीसेट के भी बारे में मैंने बता दिया गया कि सीसेट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। और मुख्य परीक्षा के भी बारे में मैंने बता दिया था कि आपका एक समान अध्ययन पेपर, 4 समान अध्ययन के पेपर होते हैं, एक वैकल्पिक और एक हिंदी और एक निबंध के पेपर होते हैं। इसके भी बारे में चर्चा होगी। तो इन सब के बारे में अगर हम बात करें, सारे विषयों को पढ़ें, तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि लगभग कितने प्रश्न हमको तैयार करने होंगे। कितने विषय पढ़ने के साथ साथ आपके दिमाग में ये तय होना चाहिए कि हम कितना प्रश्न तैयार कर लें कि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। थोड़ा से और गहराई में जाने का प्रयास करिए। तो जो मैंने अनुभव किया हूं, मैं ये अनुभव किया हूं कि अगर आप प्री एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो लगभग आपको 20,000 प्रश्न याद होने चाहिए। हाँ जी, 20,000 प्रश्न। अगर आप पूरे तरीके से सिविल एग्जाम में क्वालिफाई होना चाहते हो तो आपको जीएस के लेवल पर 20,000 प्रश्न याद करने होंगे। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, आपको 20,000 प्रश्न याद करने पड़ेंगे। अब इस 20,000 प्रश्न एक आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा चीज, आपको वैकल्पिक प्रश्न, अगर वैकल्पिक की बात की जाए तो 5,000 प्रश्न आप और ऐड कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों चरणों में आपको 25,000 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। 25,000 प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। आपके मन में आ रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा तो मुख्य परीक्षा तो टफ होती है, लेकिन आप कह रहे हैं सर 5,000 प्रश्न और यहाँ पे 20,000 प्रश्न। अरे भाई, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता दिया था कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ साथ मेंस का भी तैयार होता रहे। तो 20,000 जो आप प्रश्न यहाँ पे तैयार कर रहे हो, उसका लगभग 50% जीएस इससे इंक्लूड है। और जो आपका 20,000 प्रश्न इसमें आ रहा है, उसमें से 5,000 टाइप प्रश्नों पर पकड़ बनाने के लिए आपको मेंस के नेचर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि 5,000 प्रश्न जो आपको तैयार करने होंगे वो मेंस के नेचर को ध्यान में रख के तैयार करने होंगे। और जो 15,000 प्रश्न हैं वो एक टाइप के जी के प्रश्न होते हैं, लेकिन हाँ, उसकी भी पकड़ बनाने के लिए एक विषय की समझ होनी चाहिए। तो जीके और जीएस, आज उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे जीके और जीएस है। दूसरी चीज, 5,000 यानी कि आपको टोटल 25,000 प्रश्न। और मैंने कहा कि अगर आप इसको प्रारंभिक परीक्षा में 20,000 प्रश्न तैयार कर रहे हो तो आपका 50% मुख्य परीक्षा में काम करेगा। इसके अलावा आपको वैकल्पिक प्रश्न पर मुख्य परीक्षा में पकड़ बनानी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि 50% प्रारंभिक परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 50% मेंस का काम हो जाएगा, यानी कि प्री के साथ तैयारी हो जाएगी 50%। बस आपको थोड़ा विश्लेषण करने के साथ होना चाहिए। तो 50% मेहनत कैसे करना होगा? 50% मेहनत आपको वैकल्पिक और निबंध जैसे विषयों को भी लेकर चलना होगा। उसके अलावा ये जो है ज़्यादा परिश्रम का है, ये परिश्रम का पेपर है और ये एक सोच का पेपर है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता है। जितना यहाँ परिश्रम करने की आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे सोच करने की आवश्यकता है। और किसी चीज़ को बताने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सोच होनी चाहिए और सोच करने के लिए एक चिंतन करना चाहिए और चिंतन में समय लगता है, तब जाकर इस तरीके की किसी अपने अंदर के उठे हुए भावनाओं को प्रकट करने का एक आइडिया मिलता है। इसके लिए समय लगता है और यही आपका मेंस होता है कि आप जो चीज़ पढ़े हो उस चीज़ को अभिव्यक्त करने की कला अपने अंदर डेवलपमेंट कर लो। तो आप समझ में कि तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको परिश्रम भी करना होगा और दूसरी चीज़ यहाँ आपको अपनी सोच को डेवलपमेंट करने में समय लगेगा।
और इन्हीं दोनों के अनुपात को मिलाकर कितना समय लगेगा? अब बताइए कितना घंटा पढ़ना पड़ेगा? भाई अगर आपके इसका स्ट्रक्चर बना दिया जाए, इसका स्ट्रक्चर सही तरीके से बना दिया जाएगा, जो विद्यार्थी इन दोनों को स्ट्रक्चर और इसके संगठन के बारे में अच्छी तरीके से जानता होगा, उसको समय कम लगेगा। यानी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताइए। अब बताऊंगा भाई, बताता हूं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको कहां ज्यादा बेटर मिलेगा और जिससे आप इन चुनौतियों का सामना कर सकें। पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि जो 20,000 प्रश्न हैं प्रारंभिक परीक्षा में और जो मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न का नेचर है, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। लिखा गया है यहाँ पर, उसके देख लेते हैं। देखिए लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है तैयार करने के लिए 20,000 प्रश्नों को याद करना पड़ेगा। याद करने का मतलब कि आपके 20,000 पूरी तरीके से जबान पर न हो, कुछ प्रश्न अचेतन अवस्था में रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन भूलना नहीं होगा, अचेतन अवस्था में रहना होना है। लेकिन हाँ, कम से कम 15,000 तो प्रश्न आपको जबान पे याद होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने अंदर एक तरीके से आत्मविश्वास को जागृत करना। मेरा मानना है कि यदि आप इतना कर लेते हो तो आपको प्री में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि जो पाठ्यक्रम जीएस और सीसैट के दिए गए हैं, आप उसको किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से 20,000 प्रश्न आप कलेक्ट कर लेते हो, किस तरीके से। तो यहां पे सीसैट वाले पोर्शन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। इसमें मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन सब्जेक्ट हैं, और मैंने ये भी बताया गया था कि मेरिट जीएस की बनती है, सीसैट की नहीं बनती। हाँ, ये है कि जब तक आप सीसैट को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपकी कॉपी जीएस की नहीं जचेगी। ये मैंने बता दिया। देखिए जीएस में 100% सफलता यानी 20,000 प्रश्नों के साथ प्रारंभिक चरण में। देखिए यहाँ 2 टाइप के प्रश्न का नेचर कैसा होता है। प्रश्न का नेचर जो होता है लगभग 75% जीके टाइप का होता है और 25% जीएस टाइप का होता है। यानी एक जो मेंस परीक्षा में जो आपको शब्द के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए, उस टाइप की प्रश्न 25% आते हैं और जीके टाइप प्रश्न जो आते हैं वो 75% आते हैं। जीके का मतलब, जैसे जीके टाइप के प्रश्न हम आपको बता देते हैं। जैसे जीके के टाइप के प्रश्न का मतलब ये हो गया जैसे कि अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या है, तीसरे शिलालेख में क्या है, या अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन व्यक्ति था सर्वप्रथम, या किसके सिक्के पे लक्ष्मी का चित्र बनाया गया है, या किसके सिक्के पे बीड़ा बजाते हुए का चित्र का अंकन किया गया है, या अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है, या एकात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, या विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। यानी कि ये जो प्रश्न होते हैं एक जीके टाइप के होते हैं। इस तरीके के प्रश्नों को आपको लगभग 20,000 प्रश्न याद करने होंगे। उसमें आपका सीसैट भी रहेगा। इसके अलावा 25% जो जीएस के होते हैं, जीएस टाइप के, जीएस टाइप में ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं वह एक करेंट से लेकर और ट्रेडिशनल तक के शब्दों के लेकर समझ के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, विश्लेषणात्मक प्रश्न। और उसके लिए आपको शब्दों की पहचान होनी चाहिए। जैसे मेंस में जीके के अलावा आपको इन सारे शब्दों के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं उनको पूरे अनुच्छेद याद होते हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कौन शासक कब आया, उसके समय कौन कौन से दरबारी कवि थे और उनके पिता का नाम क्या था, उनके माता का नाम क्या था, या वो युद्ध कब कब लड़े थे। मतलब तमाम प्रकार के वन लाइनियर के प्रश्न उनको बहुत ज़्यादा याद रहते हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछ दिया जाए कि वास्तव में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण,
भुगतान संतुलन, राजकोषीय घाटा, मूल अधिकार के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, नीति निर्देशक तत्व के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव, न्याय और स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ऐसे तमाम प्रकार के शब्द हैं, तमाम प्रकार के शब्द। इन शब्दों की उनको परिभाषा सही तरीके से याद नहीं होती है। मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं, मैंने एक लड़का था जिसको सारा अनुच्छेद याद था पढ़ाते समय, लेकिन अनुच्छेद याद था, उसको पूरी प्रस्तावना याद थी, लेकिन उस प्रस्तावना के अंतर्गत आने वाले हमने शब्दों के बारे में पूछा कि भाई बताओ कि संप्रभुता क्या होती है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र क्या होता है, समाजवाद क्या होता है, न्याय क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। जब मैं इन सारे शब्दों को पूछा तो उसको एक शब्द का संचार नहीं था। जब संचार ही नहीं था तो आप बताइए क्या वो लड़का उस भावनाओं को समझ सकता है? पूरी प्रस्तावना आप याद कर डालो, लेकिन अगर उसके अंतर्गत आने वाले अगर आप शब्दों का विश्लेषण नहीं कर पाओगे तो इसका मतलब वो व्यर्थ है भाई। मैं उसको व्यर्थ समझता हूं। आपको समाजवाद भी पता होना चाहिए, आपको फासेवाद पता होना चाहिए, नाजीवाद पता होना चाहिए, आपको पूंजीवाद पता होना चाहिए। इन सारे शब्दों के समझ के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये मेंस की तैयारी करते प्री की तैयारी करते समय, इसीलिए आपके एग्जाम में बढ़ते हुए समय के साथ जब आप मेंस में अच्छा नंबर नहीं ले पाते हो, जीके में प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा नंबर उठा लेते हो, लेकिन अगर ये सारे शब्द की समझ नहीं हो पाएगी तो आप मेंस तैयार नहीं कर पाओगे। और प्रारंभिक परीक्षा भी निकालने के लिए इस तरीके के आपके पेपर में 25% प्रश्न आते ही आते हैं। इसकी समझ होनी चाहिए पहली चीज, तब आप 20,000 प्रश्नों का सामना प्री में अच्छे तरीके से कर पाओगे और इसी के साथ आप प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर पाओगे, अन्यथा भटकते रह जाओगे। और जो लड़का या जो विद्यार्थी या जो भी प्रतियोगी छात्र इस चीज को समझ लेता है वो अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा बहुत कम आयु में ही सफल हो जाता है, बहुत कम आयु में सफल हो जाता है। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए देखिए यहां पे भी मैंने बताया है, इसके लिए आपको करना क्या होगा। इसमें मैंने बताया है तीसरा स्टेप है कि सफलता के लिए सिलेबस एवं समय के अनुपात, ये दोनों स्टेप के बारे में मैंने बताया। तीसरा स्टेप है समानतः लगा समय परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब इसका क्या मतलब? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। समानतः लगा समय परिस्थिति पर निर्भर करता है, यानी कहने का मतलब 25,000 प्रश्न का अगर आप सामना कर रहे हो तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो 3 से 5 वर्ष में ही कवर कर ले जाते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो 6 से 9 वर्ष में कवर करते हैं, और कुछ विद्यार्थी होते हैं उसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 8 से 12 वर्ष लगा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से तनाव में ही जिंदगी बिताते हुए अपने व्यक्तित्व की पहचान नहीं बना पाते हैं। तो समानतः लगा समय परिस्थिति पर निर्भर करता है, यानी 50,000 प्रश्न। 50,000 प्रश्न है क्या? ये 50,000 प्रश्न प्री और मेंस का है, पूरे सिलेबस को मिलाकर है। वन लाइनियर पढ़ने से वो आपके दिमाग में 25,000 नहीं होंगे। उस वन लाइनियर को पढ़ने के लिए परिश्रम और सोच दोनों होनी चाहिए। जितना ज्यादा सोच स्ट्रांग रहेगा, जितना ज्यादा परिश्रम करोगे, उतनी ही जल्दी सफलता हासिल करोगे। केवल परिश्रम के बल पर आप 25,000 प्रश्न नहीं हासिल कर सकते जब तक सोच अच्छी डेवलपमेंट नहीं करे। पढ़ते रहोगे, भूलते रहोगे, और एक समय ऐसा आएगा कि तना यार हम पढ़ ही रहे हैं, मुझे याद ही नहीं हो रहा है,
याद हो रहा है, मैं भूल जा रहा हूं। इसका मतलब आपको उसकी सोच नहीं है, क्योंकि सोच अगर जहां हो जाती है तो वहां पे ढेर सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। आइए देखते हैं। 25,000 प्रश्न एक उत्पाद की तरह है। एक उत्पाद मतलब एक वस्तु है, एक तरीके से मान लेते हैं एक वस्तु है, उत्पाद है। याद करना एवं आपस में लिंक करने की चुनौती। जी हाँ, 25,000 प्रश्न आपको याद भी करना है और उनमें से आप सारे प्रश्नों को आपस में लिंक करना है। जो मैंने आपको समझ विकसित करने के संदर्भ में बताया था कि किसी भी विषय को कैसे पढ़ा जाए, तो उसी का डिटेल है यहाँ पर कि 25,000 प्रश्नों को पढ़ने के कई चुनौती तो है ये कि याद करना है, उससे ज़्यादा चुनौती ये है कि आपस में लिंक कैसे करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? अब सवाल होता है ना कि इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए? दो चीज, एक विषयों में समझ और दूसरा अनुशासन। अगर आपके अंदर विषयों की समझ हो गई और आप अनुशासित जीवन जी रहे हो तो आप कम समय में अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हो। अनुशासन तो डिपेंड करता है कि आपका परिवार का संस्कार कैसा है, शिक्षा का माहौल कैसा है। लेकिन जो विषयों की समझ की जहां तक बात है, स्पेशली हम उसी पे चर्चा करना चाहता हूं। विषयों की समझ होगी तभी आप 25,000 क्वेश्चनों को याद कर पाओगे और उसको लिंक कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये कैसे अचीव हो सकता है? तो तीन तरीका जो सामान्यतः विद्यार्थी यूज करते हैं, आज भी पहले भी, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तीन तरीका है विषयों की समझ के। पहले देख लेते हैं। विषयों की समझ करने के लिए आपको सबसे जरूरी होता है कि प्रश्नों की संरचना का वर्गीकरण करो, फिर प्रश्नों के संगठनों का वर्गीकरण करो। यानी कि जो प्रश्न जिस टाइप में आते हैं उस टाइप का प्रश्न की आप एक स्ट्रक्चर बनाओ, एक फ्रेमिंग बनाओ, इस तरीके से खाका तैयार करो। जब स्ट्रक्चर तैयार कर लोगे, जब प्रश्नों में लिंक करना होगा, तो अब ये तभी आपकी विषयों की समझ हो पाएगी। तो सवाल ये होता है कि ये संरचना कौन बताएगा प्रश्नों का, किस टाइप का प्रश्न है, इसकी संरचना कौन बताएगा, किसको कहाँ रखा जाए, किसको कहाँ जोड़ा जाए, ये बताएगा कौन? विषयों की समझ करने के लिए विषयों की संरचना का वर्गीकरण करना होगा और प्रश्नों के संगठनों का वर्गीकरण करना होगा। तो इसके लिए आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसके लिए आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण चाहिए। किसके लिए? 25,000 प्रश्नों को याद करने के लिए, आपस में लिंक करने के लिए। ठीक आएगा कैसे? विषयों की समझ एवं अनुशासन से। तरीका कैसा है? प्रश्नों की संरचना का वर्गीकरण कर लो और प्रश्नों के संगठनों का वर्गीकरण कर लो, यानी कि याद करने का भी और लिंक करने का भी तरीका। लेकिन ये दोनों तरीके किससे आएंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब भाई अपने आप में तकनीकी है। तकनीकी का मतलब ही होता है कि कम से कम समयों में अधिक से अधिक उत्पाद करने की क्षमता ही तकनीकी कहलाती है, जो एक तरीके से सैद्धांतिक चीजों को व्यवहारिक रूप में लाने का प्रयास करती है। कम से कम समय में अधिक से अधिक चीजों का उत्पाद कर लेना, वो तकनीकी कहलाती है। और आएगी कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण। माध्यम कौन कौन से हैं? 3। ध्यान से सुनिएगा, माध्यम कितने हैं? 3। पहला माध्यम ये है कि आपके घर में प्रतियोगिता का माहौल है, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल से चर्चा किया है और यहाँ पे मैं संक्षेप में चर्चा करते हुए आगे बढ़ूँगा। अनुभवी लोग होने चाहिए, अनुभवी लोग, यानी जो प्रतियोगी एग्जाम से जुड़ चुके हैं वो आपके घर में ही हों। दूसरा चीज़ है कि आप किसी कोचिंग संस्थान में जाओ। अगर अनुभवी लोग नहीं हैं तो आप किसी कोचिंग संस्थान में जाओगे।
दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप ये है कि आप घर पे बैठ के सेल्फ तैयारी करो। हाँ, पहले सेल्फ तैयारी करने में तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में सेल्फ तैयारी करने में काफ़ी आसानी हो गई। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का ज़माना है, कम्युनिकेशन का ज़माना है। लेकिन इस कम्युनिकेशन के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। इस भीड़ में मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है आपको। यानी कि जो आप सेल्फ तैयारी करते थे, अब सेल्फ का मतलब ये हो गया कि जहां आप बुक का सहारा लेते थे ज़्यादा से ज़्यादा, वहां पर अब आपको एक माध्यम मिल गया। वो माध्यम मिल गया यूट्यूब चैनल। कम्युनिकेशन ही जमाना है कि जो आप घर पे बैठे बैठे चीज़ को, हमारे लेक्चर को सुन रहे हो और इससे फायदा भी उठा रहे हो आप। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा फायदा तब होगा आपको जब आपको इसकी समझ हो जाएगी। जब आपको इसकी समझ हो जाएगी तब। यहां पर भी आपको मार्गदर्शन की जरूरत है कि हमको कौन सी कोचिंग संस्थान में जानी चाहिए। यूट्यूब चैनल अगर हम देख रहे हैं अपने एग्जाम के प्रति, कौन सा चैनल मुझे देखना चाहिए, कौन सा चैनल देखना चाहिए जो हमारे लक्ष्य के अनुकूल हो, इसका भी आपको पास अनुभव होना चाहिए। आपको कोई बताने वाला हो तब आप उसमें गति दे सकते हो अच्छे तरीके से, अन्यथा नहीं। अब सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा फायदा कौन है। मैं तो कहूंगा भाई कि सबसे ज्यादा फायदा तीनों को ले लो एक साथ। सबसे ज्यादा उस विद्यार्थी को फायदा होगा जो तीनों जिसको उपलब्ध है, यानी उसके घर में खुद प्रतियोगिता का माहौल हो, दूसरा कोचिंग संस्थान भी कर लेता हूं, और तीसरा यूट्यूब चैनल से भी जुड़ता हूं। उसको 80% फायदा होगा, 80% फायदा होगा। सिर्फ 80% फायदा होने का मतलब कि उसको अपना दिमाग, अपना परिश्रम सिर्फ 20% लगाना होगा। क्या बात कर रहे हैं सर? यस, 20% लगाना होगा जिसके घर में प्रतियोगिता का माहौल है। लेकिन जिसके घर में अगर उस तरीके का माहौल नहीं है और वो कोचिंग संस्थान में जा रहा है, तो उसको 30 से 50%। तो आप कहेंगे 30 से 50 इतना डिफरेंट? हाँ भाई, डिफरेंट है, डिफरेंट है। क्योंकि हर कोचिंग संस्थान में हर कोई टीचर अपना 100% देने का प्रयास नहीं करता है। मेरा ये अनुभव है कि लगभग 30 से 50% के बीच में लोग उस चीज़ को देते हैं। क्यों 100% नहीं देते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। जो मैंने महसूस किया है, जो मैंने जिया, उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूं। और देना चाहिए और नहीं भी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सर? ये 2 शब्दों का प्रयोग क्यों? हाँ जी, 2 शब्दों का प्रयोग। जो भौतिकतावादी को मानता हो, जो अध्यात्म में विलीन नहीं करता हो, तो भौतिकतावादी के लिए सही है। क्योंकि तकनीकी जब तक उसके पास है तब तक उसका बाजार खड़ा है। जिस दिन वो तकनीकी दे दिया, उसका बाजार खत्म हो गया। तो भौतिकतावादी पक्ष नहीं दे सकते हैं। हाँ, जो अध्यात्म के रूप से जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम अपना देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसी चीज होती है कि वो आपके अंदर ऐसा प्रेम जागृत कर देता है कि आपके अंदर भौतिकतावाद से दूरी हो जाती है, दूरी हो जाती है। हालांकि ये चीज मैं आपको दर्शन में पहले भी बताया है, आने वाले वीडियो वाले में भी मैं बताऊंगा, मोटिवेशनल क्लासेज में। लेकिन इतना जरूर समझिएगा। तो वो 30 से 50%, इसका मतलब जब 30 से 50% दे सकते हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को कितना मेहनत करना पड़ेगा? अच्छा मिल गया तो 50%, और खराब कोचिंग संस्थान मिल गया तो
70% मेहनत करना पड़ेगा। और YouTube की अगर आप बात कर रहे हो सेल्फ, तो भाई सेल्फ में भी देखोगे तो सेल्फ में बेहतरीन रणनीति कौन आपको बता देता है? वहां पर भी तो इस समय बाजार खड़ा हो गया है। बाजार पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लेकर, बहुत कम ही YouTube ऐसे चैनल है कि पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम को लेकर चलते हैं। लिखते हैं तो नेट, SSC, PCS, IAS तमाम प्रकार के लिख देते हैं। आपका मैं मानता हूं कि होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर एक पर विशेष ध्यान होना चाहिए और सोच के साथ होनी चाहिए। आप बच्चे को एक से एक वीडियो बताते चले जा रहे हो, लेकिन कभी उसको ये एहसास उसको दिलाया कि आप जो सारे वीडियो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन से सेट जो पढ़ा रहे हो, लगभग आपको शुरुआत में बताया कि कितने प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए किस तरीके का आपको बेहतरीन वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा, कौन कौन से आपके अंदर वो चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों का समाधान कैसे आप करोगे। पढ़ाने से पहले कभी आपने इंटरेस्ट उसके अंदर जबरदस्त जगाया? शुरुआत में लड़की को क्या पता कि मुझे 25,000 प्रश्नों का सामना भी करना होगा, उसके लिए परिश्रम भी करना होगा, उसके अंदर मुझे ध्यान भी लगाना होगा, उसको क्या पता? वो तो भ्रम की स्थिति में है ना। पहले उसको जगाओ, उसके अंदर जुनून पैदा करो, उसके अंदर जिज्ञासा लाओ, उसके अंदर के आत्मविश्वास को मजबूत करो। पता चला आपको पढ़ाना है 200 चैप्टर और लड़कियों को यह पता है कि बस हमारा 100 ही चैप्टर में काम चल जाएगा। लड़का 10, 20, 25 चैप्टर पढ़ा बहुत शौक से, लेकिन जैसे ही बोझ आता चला गया, वो दबता चला गया और उसको खुद ही नहीं पता कि हम दबते चले जा रहे हैं और तनाव बढ़ता चला जा रहा है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के तनाव संबंधी वायरस आपको अटैक करें, उसके पहले मोटिवेशनल जैसे एंटीवायरस डाल देना चाहिए, ताकि कभी उसका आत्मविश्वास न कमजोर हो, ताकि वो सपनों की दुनिया में न जिए, उसको हकीकत पहले से ही पता चल जाए। मुझे लग रहा है आप इस बात को समझ रहे हो। तो सेल्फ वाले बेचारे क्या हैं? अगर सेल्फ वाले जो हैं, अगर उनको कोचिंग संस्थान भी नहीं मिला, अनुभवी व्यक्ति भी नहीं मिला और वो सेल्फ तैयारी कर रहा हो, तो यूट्यूब से वो अपने आप को कैसे निष्कर्ष तक पहुंच पाएगा कि मुझे मेरे अनुकूल कौन से चैनल पढ़ना है, कौन से वीडियो देखना है? वो अपना उसमें लाभ हानि नहीं, वो बस चलता जाएगा, जो पाएगा उसको ग्रहण करता चला जाएगा। लेकिन वो बहुत भ्रम की स्थिति में रहता है, बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति में रहता है। उसको भी मार्गदर्शन मिलना चाहिए। तो ऐसे विद्यार्थी जो होते हैं, इनको मैं मानता हूं कि ये बेचारे 20% यानी कि इनको 80% खुद से लेबर करना पड़ता है, खुद से 80% मेहनत करना होता है। और इतना मेहनत वही विद्यार्थी कर सकता है जिसके अंदर बहुत जुनून हो, यानी जो मान ही लिया हो कि हम एक एक पन्ना की एक एक लाइन पढ़ेंगे, इतनी क्षमता रखते हैं और हम तब तक पढ़ते रह जाएंगे जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, चाहे परिणाम कुछ हो। लेकिन ऐसे विद्यार्थी कितने होते हैं? और जो होते हैं वो पा जाते हैं। लेकिन ऐसे विद्यार्थी के लिए भी वातावरण का होना जरूरी है। शिक्षा से भले दूर हो, लेकिन सामाजिक पर्यावरण उसके घर का अच्छा होगा, तभी उसका जुनून उसको उसके कार्यों के प्रति रफ्तार देगा।
अगर शिक्षा का वातावरण भी नहीं है, सामाजिक वातावरण भी नहीं है, तो उसके लिए उसका जुनून समय के साथ साथ ठंडा भी पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। अपवाद को छोड़ दो भाई, अपवाद को छोड़ दो। जिस सिविल तैयारी करना चाहते हो ये अंडरस्टूड है। तो जो तकनीकी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो सफलता में 25,000 प्रश्नों के कम समय में अचीव करने की बात है, विषयों की समझ की बात है, विषयों की संरचना वर्गीकरण प्रश्नों की समझ होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसके पहले 3 माध्यम हैं। तो आप सोच सकते हो। तो ध्यान देना, मैंने कहा कि जो आपका अपना है वही 80 से 90% आपको पूरी एनर्जी के साथ दे सकता है। वो आपके साथ परिश्रम भी कर सकता है, वो अपनी सारी तकनीकी भी दे सकता है, और अच्छे मार्गदर्शन के साथ दे सकता है। लेकिन कोचिंग संस्थान और यूट्यूब पर रेशियो में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। ये डिपेंड करता है कि उनकी क्वालिटी कैसी है। लेकिन चाहे जितनी भी क्वालिटी हो, वो आपके अपने सगे से ज़्यादा क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। क्यों? कारण ये है कि हम जिस सतयुग से कलयुग में जीते चले आ रहे हैं, वहां पर नैतिकता का मापदंड कम होता चला गया है और भौतिकता का मापदंड बढ़ता चला जा रहा है। और दुनिया वही जिंदगी जीती है जो समाज में चल रहा हो। लेकिन कुछ लोग को तो भारतीय में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बढ़ाने के लिए तो सामने तो आना ही पड़ेगा, और आ भी रहे हैं, बहुत ढेर सारे आ भी रहे हैं। उन्हीं से मैं प्रेरित होकर मैं भी आ रहा हूं, उनसे प्रेरित होकर आ रहा हूं। उनसे प्रेरित इसलिए हुआ क्योंकि वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं था, मैंने उनसे प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर मैं भी प्रेरित होकर आ रहा हूं, और एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से आ रहा हूं। क्योंकि मुझे अपने संस्कृति को बचाना है, हमको अपने देश में राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को लाना है और एक नव भारत का निर्माण करना है, खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाना है। ठीक। अब देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए तकनीकी, आप बताइए तकनीकी कोई देगा? आज की डेट में तकनीकी कौन दे रहा है? प्राचीन काल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, प्राचीन काल में भी तकनीकी देने से लोगों ने मना किया है, और वर्तमान में तो इसका ग्राफ तो बहुत ज्यादा है। आपने इतिहास में सुना होगा बिंदुसार के बारे में, जब उसने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें की मांग की थी, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, तो उसने दार्शनिक को देने से मना कर दिया था। क्यों दार्शनिक देने से मना कर दिया था? क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी देश के विकास करने के लिए मानवीय, प्राकृतिक और भौतिक तीनों संसाधनों में सबसे ज्यादा अगर कोई संसाधन महत्वपूर्ण होता है तो वो मानवीय संसाधन होता है। क्योंकि तकनीकी उसी के पास होती है, प्राकृतिक संसाधन के पास नहीं होती, भौतिक संसाधन के पास नहीं होती है। मानवीय संसाधन ही प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके भौतिक संसाधन को जन्म देता है, तब जाकर विकास होता है, तब ढेर सारे उत्पाद होते हैं और सप्लाई होते हैं। आज वही चीज है कि हमारे देश में जो प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं उनको जमीनी स्तर से ऊपर उठाने की जरूरत है, और जो विदेशों में पलायन कर रहे हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं जो विदेशों में पलायन कर रहे हैं, उनको जाने से रोकना है भाई। जब मैं ये कभी मैगजीन या पत्रिका में पढ़ता हूं कि हमारे भारत के इतने लोग किसी दूसरे देश में सेवा दे रहे हैं, तो कितना लोग गौरव महसूस कर। अरे भाई, गौरव महसूस मत करो, शर्म महसूस करो, क्योंकि जो देश चमक रहा है हमारे ही बल पे, आज वो हमको ही दबा रहा है।
इसलिए ऐसे लोगों को जाने से रोको, उनको रोको, गौरव महसूस मत करो। इस चीज पर विचार करिएगा। हम अपने प्राचीन इतिहास से सबक ले लेते हैं तो ये चीजें हमको देखने को नहीं मिलती। हमने दूसरे देशों को तकनीकी दे दिया, हमने बुद्धिजीवी वर्गों को दूसरे देशों में पलायन कर दिया, और आज हमारे बुद्धिजीवी में देखोगे कि अगर विकसित देशों के बारे में देख लोगे, जो जिनको आप विकसित देश करते हो, उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जहां हमारे ही भारत के लोग वहां सेवा दे रहे हैं। आप बताइए दुनिया का कौन सा ऐसा देश है कि जो अपने वस्तुओं के बेचने के साथ साथ उस वस्तु की बनाने की तकनीकी देता हो? क्योंकि अगर वो तकनीकी दे दिया तो उसका बाजार खत्म हो गया। बहुत सारे हमारे देश ने भी इस चीज पर पहल किया है, कि आखिर में कि एक चीज यहां पे देखते हैं कि जो हथियार सप्लाई होते हैं उनकी तकनीकी मांगने का प्रयास करते हैं लोग, लेकिन वो तकनीकी देने से मना कर देते हैं। कारण बाजार खत्म। तो हमको अपने देश को ऊपर उठाने के लिए एक तकनीकी भी समय समय पर उपलब्ध कराना होगा। यही कारण है कि जो विद्यार्थी 1, 2, 3 यानी कि उसके अनुभवी लोग भी होते हैं, कोचिंग संस्थानों में जाता है, यूट्यूब के माध्यम से लेता है, तीनों प्रकार के ये स्तर होते हैं विज्ञानिक दृष्टिकोण देने वाले, तो उसको सफल होने में कम समय लगता है। ऐसा विद्यार्थी 3 से 5 वर्ष में ही सिविल एग्जाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये तीनों स्टेप होने चाहिए, और ये कोचिंग संस्थान और यूट्यूब के माध्यम से जो जाएंगे वो 6 से 9 वर्ष का समय लग सकता है। 6 से 9 वर्ष का समय लग सकता है। और जो सेल्फ स्टडी जाएंगे उनको 8 से 12 वर्ष तक का समय लग सकता है। यस, हाँ, ये बात आप ध्यान रखना। मैं ये बात एक सारे विद्यार्थियों पे एक समान लागू कर रहा हूं कि वो प्रतिदिन 8 से 10 घंटा पढ़ता हो और समान विद्यार्थी की परिस्थिति एक समान हो। ध्यान रखना, 8 से 10 घंटा वो पढ़ता हो प्रतिदिन, लेकिन समान परिस्थिति अगर रहेगी तो समान, यानी 5 वर्ष में सभी सफल होंगे। लेकिन समान परिस्थिति में अंतर होता है, और अंतर ये तीनों का होता है, इसलिए ग्राफ भी चेंज होता रहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें अब आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर में अलग अलग विद्यार्थियों को सफल होने में अलग अलग समय क्यों लगता है। इस चीज़ पर गौर करिएगा, विश्लेषण करिएगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं इसके संदर्भ में तो आप कमेंट करने का प्रयास करिएगा, तो इस तरीके से गणना करके निष्कर्ष तक मैंने पहुंचा, और इस तरीके से प्रतियोगी परीक्षा पाठ्यक्रम से संबंधित जो तीसरा चरण था वो आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट टाइम में हम आपसे मिलेंगे समान अध्ययन के विषयों लेकर। समझ कैसी होनी चाहिए, समझ का मतलब हम आपको प्रश्नों की संरचना का वर्गीकरण के बारे में बताएंगे। भूमिका होगी एक तरीके से, वो भूमिका होगी। फिर उसके बाद प्रश्नों के संगठन के वर्गीकरण के बारे में बताएंगे, यानी आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डालेंगे। लेकिन किस रूप में डालेंगे? भूमिका के रूप में डालेंगे। तो इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।